नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और बुलेटिन का आगाज तमाम बड़े खबरों के साथ करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं सबसे बड़े खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ देर में पेश होगा प्रदेश का बजट और विधानसभा पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सीएम बतौर वित्त मंत्री दूसरा बजट पेश करेंगे। टैब के जरिए बजट पेश किया जाएगा। 1.5 लाख करोड़ के पार ये बजट हो सकता है। बजट में इस बार स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास पर इस बार फोकस रहेगा। और इसके बाद हम आपको बताएं, हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण कुछ ही देर में आपको देखने को मिलेगा। आप इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ बने रहिए। हर एक अपडेट बजट से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाएंगे और कुछ ही देर में विधानसभा में यह बजट पेश किया जाएगा। बजट से जुड़ी तमाम बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ देर में प्रदेश का बजट पेश होगा। उम्मीदों का यह बजट रहने वाला है। किस किस सेक्टर पर कितना फोकस होगा ये भी हम आपको दिखाएं, लेकिन बजट पेश होने से पहले मोटे तौर पर हम आपको बताएं तो यहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र पर मुख्य फोकस रहेगा और उसके बाद परिवहन विभाग पर भी फोकस रहेगा। और इसके अलावा जो तमाम योजनाएं जो लंबित पड़ी हैं उसको लेकर के भी बजट में प्रावधान होगा। तो कुछ ही देर में हम आपको बताएं ये बजट शुरू हो जाएगा। सीएम बतौर वित्त मंत्री दूसरा बजट पेश करेंगे। टैब लेकर के सभी विधायकों को आने के लिए कहा है। 1.5 लाख करोड़ के पार ये बजट जब रहेगा तो इसमें देखना होगा कि कौन से सेक्टर को कितना पैसा अलॉट किया गया है, कितना पैसा दिया गया है। और कुछ ही देर में ये प्रदेश का बजट पेश होगा और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हर एक बड़ी अपडेट के साथ इस बजट को हम आप तक पहुंचाएंगे। आप इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ बने रहिए। सीएम बतौर वित्त मंत्री ये दूसरा बजट पेश करने वाले हैं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन का ये दूसरा बजट रहने वाला है और कुछ ही देर में बजट पेश होगा। और इसी के साथ इस बार सभी वर्गों को उम्मीद है, क्योंकि बहुत से लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, कृषि कानूनों के चलते किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में पूरी कोशिश होगी कि सभी वर्गों को लुभाया जाए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएमओ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हस्ताक्षर कर रहे हैं और मंजूरी दे दी गई है। मनोहर लाल वित्त मंत्री बतौर वित्त मंत्री दूसरा बजट पेश करेंगे। सीधा लिए चलते विधानसभा, जहां पर बजट सत्र शुरू हो गया है। माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2021-2022 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी मंत्रीगण एवं सभी इस महान सदन के माननीय सदस्यों से आज एक विशेष अनुरोध कि आज 12 मार्च है और इसी दिन वर्ष 1930 में महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च, जिसको नमक सत्याग्रह भी हम कहते हैं, ये शुरू किया था। और देश के प्रधानमंत्री भी आज श्री नरेंद्र मोदी जी साबरमती में 81 पदयात्रियों को दांडी मार्च स्मृति यात्रा पर रवाना कर रहे हैं। ये यात्रा 241 किलोमीटर की होगी, 25 अप्रैल तक चलेगी। यह स्मृति यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों के आदर्शों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी और स्थान स्थान पर इस संकल्प को दोहराएगी कि बापू के सिद्धांत और आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 81 वर्ष पूर्व थे। इसी के साथ हम स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी आरंभ कर रहे हैं, जो 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश हित के कई कार्य भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित किए हुए हैं। मैं भी आज प्रस्तुत होने वाला ये बजट संकल्प देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष वर्ष 2021-22 के लिए राज्य बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा,
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 के लिए बजट कोविड-19 के उत्पन्न अप्रत्याशित वैश्विक संकट के साये और ऐसी चुनौतियों के बीच तैयार किया गया है जो पहले कभी सामने नहीं आई। तथापि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जावान नेतृत्व में हमारा राष्ट्र इस संकट से निपटने में सक्षम रहा है। भारत ने लगभग 98% रिकवरी दर के साथ कोविड-19 की गति को धीमा किया है। भारत उन देशों में से एक है जहां प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 112 की न्यूनतम मृत्यु दर है और तुलनात्मक रूप से प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर लगभग 130 न्यूनतम सक्रिय मामले हैं। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है जो कोविड-19 के लिए स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने में सक्षम हुए हैं। कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के प्रयासों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की विश्व भर में सराहना हुई है, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है, जो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमता और कौशल में उनके विश्वास की अभिव्यक्ति है। भारत सरकार ने लगभग 27.1 लाख करोड़ रुपए के संचित वित्तीय प्रोत्साहन के साथ चरणों में इस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में वी शेप आर्थिक रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा ने भी कोरोना संक्रमित लोगों को कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके तथा समाज के जरूरतमंद वर्गों तक राहत पैकेज जैसे कि भोजन, नकदी और अन्य मूलभूत वस्तुएं और सेवाएं तेजी से पहुंचाकर कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने में काफ़ी अच्छा काम किया है। हमने कोरोना के कारण केवल 1.11% मृत्यु दर के साथ लगभग 98% रिकवरी दर हासिल की है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों को तत्काल वित्तीय और चिकित्सा सहायता तथा अन्य राहत पैकेज प्रदान करने के लिए आम जन से दान स्वीकार करने के उद्देश्य के साथ हरियाणा कोरोना राहत कोष का गठन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यापक जनहित में हरियाणा कोरोना राहत कोष में किए गए उदार अंशदान के लिए मैं प्रदेश के आमजन, उद्योग जगत, सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों तथा राज्य के विधायकों और सांसदों का दिल से आभार प्रकट करता हूं और सराहना करता हूं। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों का मैं बाद में उल्लेख करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी भाव के साथ मैं वर्ष के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियां और आगामी वर्षों में आर्थिक वृद्धि तथा मानव विकास हासिल करने के लिए सरकार का दृष्टिकोण और कार्य योजना प्रस्तुत करना चाहता हूं। पूंजी निवेश के माध्यम से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना इस वर्ष के बजट का मुख्य केंद्र बिंदु है। इसमें मध्यावधि परिव्यय ढांचे MTEF के रूप में 8,585 करोड़ रुपए की मुक्त निधि के आवंटन द्वारा इसकी संरचना में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। विकास की गति को तेज करने में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों और रियल एस्टेट निवेश न्यासों के माध्यम से परिसंपत्ति मुद्रीकरण, मानेसर के निकट ग्लोबल सिटी, जिला सोनीपत के गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी सरकार की कुछ उल्लेखनीय परियोजनाएं हैं। हमारी सरकार ने 5080 गाँव में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की है और वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान इसका अन्य गाँव में भी विस्तार करने का प्रयास किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट प्रक्रिया को प्राकृतिक रूप से सहभागितापूर्ण बनाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष मैंने राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के विचारों और सुझावों को बजट में शामिल करने के लिए उनके साथ पूर्व बजट परामर्श की पहल की थी। महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य के विधायकों और सांसदों से प्राप्त 527 सुझावों में से 200 सुझावों को पिछले वर्ष बजट में शामिल किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान उनमें से 71 सुझाव लागू किए जा चुके हैं और शेष 129 सुझाव क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। हमारे कुछ साथियों ने इस बारे में पूछा था, इसलिए उनका भी ये उत्तर है।
इस वर्ष के लिए मैंने राज्य के सभी विधायकों और सांसदों तथा अन्य प्रतिष्ठित हितधारकों के बजट 2021-22 के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव और विचार साझा करने का अनुरोध किया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विधायकों और सांसदों से 410 सुझाव मिले हैं, जिनका अध्ययन करने पर ध्यान में आया है कि बजट संबंधी लगभग 54 प्रस्ताव हैं शेष क्षेत्र की मांगों के ऊपर आधारित हैं। इसलिए जितने सुझाव पिछली बार शामिल करने के लिए थे उसमें कमी है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष बातचीत न करके और ये पत्राचार के द्वारा सुझाव मंगाए गए थे। इन सबको इस बजट प्रक्रिया में यथोचित ढंग से विचार किया है। असाधारण परिस्थितियों में असाधारण नीतियों की आवश्यकता होती है। चूँकि कोविड-19 महामारी के अप्रत्याशित चुनौतियां पेश की हैं और हमें कई सबक सिखाए हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इससे हमें स्वयं को और अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के अपार अवसर भी मिले हैं। क्योंकि हम धीरे धीरे संकट से उबर रहे हैं, हमें और भी बड़े पैमाने पर रिकवरी और पुनरुत्थान की दिशा में रणनीतिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। मैं इस बजट को हरियाणा के लिए विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने का एक अवसर मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के लिए वी शेप रिकवरी हेतु एक सुदृढ़ और उदीयमान हरियाणा के लिए यह रणनीति 4 स्तंभों के आधार पर तैयार की गई है। ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं: प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिकताएं निर्धारित करना, मध्यम अवधि परिव्यय फ्रेमवर्क MTEF रिजर्व फंड बनाना, परिणाम आधारित विकास और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना। पहला है प्राथमिकताएं। बजट के लिए महत्वपूर्ण है कि उन विशिष्ट क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जो विशेष रूप से संकट के समय अर्थव्यवस्था में उछाल के लिहाज से अति आवश्यक हैं। हमने स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे की पहचान उन प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में की है, जिन पर हमें रिकवरी और पुनरुत्थान के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के इस समय में स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देना सर्वोपरि है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है और हमारी आत्मनिर्भरता का मुख्य आधार है। हरियाणा के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसानों को सहायता जारी रखने की आवश्यकता है। यह बजट किसानों की आय बढ़ाने, फसल विविधीकरण तथा जल संरक्षण के माध्यम से कृषि के लिए हमारे हस्तक्षेपों और योजनाओं पर बल देने का प्रयास है। इन पहलों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाकर ही पोषित किया जा सकता है, फिर चाहे वह स्वास्थ्य नेटवर्क का विस्तार हो, टीकाकरण की पहुंच बढ़ाना हो, परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और इसी तरह के अन्य कार्य हों, खेत पर ही संस्करण की अवसंरचना विकसित करना हो, या फिर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई, विशेषकर सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो, रेल और सड़क अवसंरचना लॉजिस्टिक्स प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो अर्थव्यवस्था की रिकवरी और पुनरुद्धार को सुनिश्चित कर सकती है। राज्य की अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष निवेश करना बेहद जरूरी है। दूसरा, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड। हालांकि बजट का आवंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है, कई परियोजनाओं की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक की होती है। हमारी सरकार इस वास्तविकता को भली भांति समझती है कि व्यवहारिक योजना के लिए आवश्यक है कि कई परियोजनाओं, विशेषकर जिनमें बुनियादी ढांचा शामिल होता है, के लिए 3 से 10 वर्ष की अवधि की अनुमति दी जानी चाहिए। अतः मैं बजट में ऐसी परियोजनाओं के लिए मध्यम अवधि परिव्यय फ्रेमवर्क का प्रावधान करके एक नई रणनीति प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि नियमित आवंटन करते समय परंपरागत वार्षिक समय सीमा का पालन किया जाएगा। मध्यम अवधि परिव्यय फ्रेमवर्क विशेष रूप से सृजित किए गए कोष में निहित रहेगा, जिसमें से वर्ष भर आवंटन करने की सुविधा होगी। MTEF रिजर्व फंड हर वार्षिक बजट में किए गए आवंटन को औचित्य के साथ प्रस्तुत करेगा और अंततः इसका विधानसभा से अनुमोदन होगा। यह पथ प्रदर्शक और पहली तरह की पहली वित्त पोषण संरचना आवंटन की अनिश्चितता को दूर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजनाएं उचित और सतत ढंग से बनाई जाएं। आरक्षित कोष के अन्य महत्वपूर्ण लाभों में बहुविध क्षेत्रों में निहित परियोजनाओं हेतु आवंटन में लचीलापन और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। चालू वर्ष के दौरान मेरी सरकार ने कठोर वित्तीय विवेकपूर्ण उपायों को अपनाकर लगभग 8,585 करोड़ रुपए की उधारी क्षमता का उपयोग नहीं किया।
अनिवार्यता इसका अर्थ है कि हम अपनी उधार लेने की सीमा को राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के मूल प्रावधानों के आसपास बनाए रखने में कामयाब रहे। जैसा कि भारत सरकार ने अब अनुमति दे दी है कि उधार लेने की सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है, हमने आवश्यकता अनुसार लगभग 8,585 करोड़ रुपए की इन प्राप्तियों का उपयोग लघु अवधि परिव्यय फ्रेमवर्क आरक्षित निधि के लिए करने का निर्णय किया है। ये निधियां उन परियोजनाओं के लिए निर्धारित की जाएंगी जिनमें अंतर क्षेत्रीय निहितार्थ एवं लंबी परिपक्वता अवधि है। हम इस वर्ष इस कोष के तहत निर्धारित निधियों का उपयोग विशेष परियोजनाओं पर करने के इच्छुक हैं जो स्वास्थ्य, कृषि तथा अवसंरचना पर केंद्रित हैं। ऐसी विशेष परियोजनाओं में अन्य बातों के साथ साथ चिकित्सा अवसंरचना का विस्तार, जैसे कि जिला अस्पतालों का 200 बिस्तर तक उन्नयन करना, मातृ एवं बाल अस्पतालों की स्थापना करना, जैव सुरक्षा प्रयोगशालाएं, गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी, पिंजौर में सेब मंडी, सिरसा सोनीपत में मसाला मंडी, सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के साथ साथ विशिष्ट परियोजनाएं जैसे कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, दिल्ली और करनाल के बीच हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी, गुरुग्राम तथा अन्य क्षेत्रों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार तथा इसी तरह की अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। तीसरा बिंदु है परिणाममुखी वृद्धि। मेरी सरकार ने परिणाम हासिल करने पर विशेष बल दिया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक धनराशि का आवंटन और व्यय फलदायी तरीके से किया जाए जो कि विशिष्ट परिणामों पर लक्षित हो। इस उद्देश्य के लिए हमने विभिन्न योजनाओं के बजटीय आवंटनों तथा केंद्रित कार्यान्वयन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य जीडीपी प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है। जीएसडी क्या बोलते हैं, सतत विकास, हाँ, सतत विकास लक्ष्य गोल्स प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है। मुझे गर्व है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बजट में आवंटित एक रुपए के लिए आउटकम फ्रेमवर्क विकसित किया है। हमने इस फ्रेमवर्क को पिछले बजट के साथ प्रस्तुत किया और हमने इस वर्ष भी इस प्रथा को जारी रखा है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य भी है जिसने विशिष्ट सतत विकास लक्ष्यों के तहत प्रगति को बजटीय परिव्यय के साथ जोड़ा है। हमने यूएनडीपी के सहयोग से एक एसडीजी समन्वय केंद्र की स्थापना की है, डेवलपमेंट गोल्स हैं, और हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के माध्यम से हम इसे और आगे ले जाने का इरादा रखते हैं। परिणामों पर इस केंद्रित दृष्टिकोण के साथ हम विजन 2030 को साकार करने में पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ेंगे। रोजगार सृजन अल्पावधि से मध्यावधि का परिणाम है। हमने इस संबंध में कई प्रमुख पहल की हैं जिसमें देश का पहला और एकमात्र कौशल विश्वविद्यालय, सक्षम युवा कार्यक्रम, अनूठा रोजगार पोर्टल शामिल है जो रोजगार के अवसरों के लिए नौकरी के इच्छुक युवाओं के कौशल का मानचित्रण करता है। चौथा है क्रियान्वयन पर बल। शासन और सेवा प्रदायगी में सुधार ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि इन परियोजनाओं से होने वाले लाभ पात्र लाभार्थियों पर लक्षित हों। मुझे सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि पिछले वर्ष की गई परिवार पहचान पत्र की पथ प्रदर्शक पहल ने तेजी से प्रगति की है और व्यापक कवरेज हासिल की है। ये पहल नागरिकों को पेपरलेस, फेसलेस सेवा मुहैया करवाकर ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने में दूरगामी साबित होगी। इससे राज्य में नागरिक सुविधा बढ़ाने और सुशासन हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके क्रियान्वयन में हमारी रणनीति अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक पहले सेवा पहुंचाना और उत्थान करना के सिद्धांत पर आधारित है। भारत सरकार के सफल महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए हम राज्य के सबसे कम विकसित खंडों में व्यापक और परिवर्तनकारी विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वाकांक्षी खंड दृष्टिकोण अपनाकर उनके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन कम से कम, सुशासन अधिकतम के सिद्धांत की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राज्य ने विभिन्न अधिनियमों के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण की आवश्यकता को समाप्त करके विनिर्माण उद्योग पर अनुपालन बोझ को कम किया है। सरकार ने विभागों में विभिन्न लाइसेंसों के लिए स्वतः नवीनीकरण का भी प्रावधान किया है। राज्य सरकार भारत सरकार के न्यूनतम विनियामक अनुपालन की प्रतिबद्धता पर भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और साथ ही जिला स्तर पर
कारोबारी सुगमता को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। यह 4 स्तंभीय दृष्टिकोण वी शेप रिकवरी हासिल करने तथा उदीयमान अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करने की हमारी रणनीति का आधार है। हरियाणा में आर्थिक विकास की गति राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की आय और खरीद क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए। हमने विशेष रूप से तैयार की गई कार्य योजना को अपनाने का निर्णय लिया है और उम्मीद है कि ये हमारे राज्य के आर्थिक सफर में स्थायी, समावेशी और जमीनी स्तर के विकास के साथ जीवंत और आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। स्थूल मानक सही अर्थों में वर्ष 2014-2020 तक की अवधि में हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक औसत दर 6.24% रही, जो 2014-15 के 3,70,534 करोड़ 51 लाख रुपए से बढ़कर 2020-21 में 5,28,069 करोड़ 75 लाख करोड़ रुपए हो गई है। दूसरी ओर इसी अवधि के दौरान अखिल भारतीय वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक औसत दर 4.28% रही। परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की हिस्सेदारी निरंतर बढ़ी है। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 2020-21 में 7.96% का संकुचन हुआ है। इसकी तुलना में हरियाणा में 2020-21 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 5.65% संकुचन दर्ज किया गया। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय औसत से तुलनात्मक रूप से अधिक रही है, जो कि पिछली वृद्धि से उल्लेखनीय रूप से अधिक है। वर्तमान मूल्यों पर अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय 14-15 में 86,647 रुपये थी, जो 2019-20 में बढ़कर 1,34,186 रुपये हो गई, जबकि हरियाणा में ये 2014-15 के 1,47,382 रुपये से बढ़कर 2019-20 में 2,47,628 रुपये हो गई। वर्तमान अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय घटकर 1,27,768 रुपये और हरियाणा के मामले में यह 2,39,535 रुपये रह गई। कृषि प्रधान राज्य से औद्योगिक राज्य के रूप में हरियाणा के संरचनात्मक परिवर्तन की विकास यात्रा ने सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि के साथ प्रभावी आर्थिक विकास में राज्य की मदद की है। कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 2011-12 में 44.9% से बढ़कर 2019-20 में 51.1% हो गई। वर्ष 2020-21 में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 19.1% हो गई, परंतु द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा घटकर क्रमशः 30% और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 50.9% रह गया। वर्ष 2019-20 में कुल प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का योगदान 98.96% रहा तथा शेष हिस्सेदारी 1.04% खनन क्षेत्र की रही, जबकि द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र प्रमुख योगदानकर्ताओं के रूप में उभर कर आए। वर्ष 2019-20 के लिए कुल द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 70.99%, जबकि निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 25.21% रही। इसके अलावा ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 2011-12 में 61.61% से बढ़कर 2019-20 में 70.99% हो गई, जिससे प्रदर्शित होता है कि हरियाणा ने औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। हरियाणा में तृतीय क्षेत्र में तीव्र वृद्धि मुख्य रूप से 2 विशिष्ट समूहों के कारण थी। पहले समूह में रियल एस्टेट, आवासीय और व्यावसायिक सेवाओं का स्वामित्व शामिल है, जिसके बाद व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां का नंबर आता है। सबसे पहले ये उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ये दोनों क्षेत्र कुल मिलाकर तृतीय क्षेत्र का लगभग 64.2% हैं। विशेष रूप से बढ़ती प्रवृत्ति के साथ रियल एस्टेट, आवासीय और व्यावसायिक सेवाओं के स्वामित्व की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, क्योंकि इसका हिस्सा 2011-12 में 33.30% से बढ़कर 2019-20 में 34.02% हो गया, जबकि
इस अवधि के दौरान 26.93% से 30.14% की वृद्धि के साथ दूसरी उच्चतम हिस्सेदारी व्यापार, मुरम्मत, होटल और रेस्तरां की रही। बजट 2021-22। पिछले वर्ष मैंने विभिन्न 132 योजनाओं का युक्तिकरण किया था। अब परिणाम में सुधार करने और बेहतर तालमेल करने के लिए मैंने निर्दिष्ट सेक्टोरल क्षेत्रों में विभागों का विलय करके तथा उनकी बजट संबंधी मांगों में परिवर्तन व उसके आपस में विलय कर बजट का आवंटन किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2021-22 के लिए 1,55,645 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2020-21 के 1,37,738 करोड़ रुपए से 13% अधिक है। बजट परिव्यय में 25% अर्थात 38,718 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च और 75% 1,16,927 करोड़ रुपए राजस्व रूप में शामिल है, राजस्व खर्च के रूप में शामिल है। मैंने इस वर्ष के बजट आवंटन को सतत विकास लक्ष्यों के साथ भी संरेखित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,55,645 करोड़ रुपए के कुल बजट में से 45,066 करोड़ रुपए राज्य में क्रियान्वित की जा रही SDG से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं, जिनका विवरण एक अलग दस्तावेज में दिया गया है। यद्यपि कोविड-19 संकट अचानक आया, तथापि हम पूर्ववर्ती सालों में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण इसके दुष्प्रभाव को कम करने में सफल रहे हैं। हमारी सरकार ने ऐसे अदृश्य दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए राज्य को सुदृढ़ करने के लिए अत्यधिक काम किया है। हमने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करने, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग करने का काम किया है। पिछले साल के बजट में वेंटिलेटर और ALM एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। मैंने पिछले साल के बजट में राज्य में सभी जिलों में MRI, कैथ लैब और CT स्कैन की सुविधाओं का विस्तार प्रस्ताव किया था, जो अभी क्रियान्वित किया जा रहा है। हमारी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के सुधार और कृषि क्षेत्र सहित आधारभूत ढांचे में निवेश के लिए काम करती रहेगी। राजकोषीय मानक। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विनियमों FRBM का पालन करते हुए अपने राजकोषीय घाटे को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3% के भीतर रखने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि कोविड-19 संकट के कारण राज्य में आर्थिक गतिविधियों के रुकने से राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति पर भारी दबाव पड़ा है। दूसरी ओर चिकित्सा, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में इस महामारी से राहत के उपायों के कारण खर्च में भारी वृद्धि हुई है। इससे राज्य का राजकोषीय घाटा और भी बढ़ा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर 5% तक किया था। हालांकि संकट की इस घड़ी में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन से हम 40,661 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त ऋण राशि को लगभग 30,000 करोड़ रुपए के बाजार उधार तक सीमित रखने में सक्षम हैं और इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा 3% से कम रहने की उम्मीद है। संशोधित अनुमान 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.90% अनुमानित है। आगामी वर्ष 2021-22 के लिए ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.83% अनुमानित है, जो कि पूरी तरह से 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 4% की सीमा के अंदर है। हम ऋण देयता को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2020-21 के ऋण में सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 23.27% अनुमानित है। आगामी वर्ष के बजट अनुमान 2021-22 के लिए ये 25.92% अनुमानित है। यह ऋण 2021-22 के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 32.6% की सीमा से बहुत कम है। कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष उपाय। जब मार्च 2020 में हरियाणा में पहले मामले का पता चला
तो कोविड-19 की पुष्टि के लिए राज्य में कहीं भी कोई जांच सुविधा नहीं थी। RT-PCR परीक्षण के लिए सभी नमूने पुणे भेजे जाते थे। समय की आवश्यकता को समझते हुए हमने जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में RT-PCR लैब स्थापित की। सरकारी प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त निजी प्रयोगशालाओं को भी सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर परीक्षण के लिए अधिकृत किया गया। हमारे राज्य में कोरोना के मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन बेड, ICU बेड और वेंटिलेटर की सुविधा से लैस पर्याप्त कोविड अस्पताल हैं। राज्य ने टेली कॉलिंग के माध्यम से घरों में एकांतवास में रह रहे रोगियों की ट्रैकिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से विकसित किया है, क्योंकि ऐसे मरीजों को परामर्श की आवश्यकता होती है। राज्य ने आपातकालीन उपयोग के लिए 2 कोविड-19 टीकों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को अधिकृत किया है और 13 जनवरी 2021 को प्रथम आपूर्ति में कोविशील्ड की 2,41,500 खुराकें और कोवैक्सीन की 20,000 खुराकें प्राप्त हुई हैं। हमारे पास कोविड-19 वैक्सीन को स्टोर करने के लिए पर्याप्त कोल्ड चेन स्पेस उपलब्ध है। कोविड-19 की रोकथाम के प्रयोजनों के लिए राज्य के विभिन्न उपायुक्तों को 9.10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के लिए चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान 43.59 करोड़ रुपए, शहरी स्थानीय निकाय 7.01 करोड़ रुपए, गृह विभाग 4.29 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 76.96 करोड़ रुपए विभागों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में से कुल 131.85 करोड़ रुपए की राशि भी उपलब्ध करवाई गई। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार द्वारा 17 लाख से अधिक परिवारों को, जिनमें मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, BPL परिवार, अन्य निर्माण श्रमिक और गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सहायता दी गई। इसके अलावा 4.67 लाख ऑपरेशन संवेदना के तहत 8.21 करोड़ रुपए के व्यय से 4.44 लाख प्रवासी श्रमिकों को 100 विशेष श्रमिक ट्रेनों और 6629 बसों के माध्यम से उनके मूल राज्यों में भेजा गया। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के रूप में पदनामित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर विभिन्न पहलें की हैं। सैनिटरी नैपकिन और डायपर्स सहित 10 लाख मास्क तैयार किए गए और सभी जिलों में प्रवासियों में मुफ्त वितरित किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 महामारी से बचाव के उपायों जैसे कि हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग, मुंह ढकना, स्वच्छता, मुंह नाक आदि को न छूना की जानकारी भी प्रदान की गई। आवश्यक खाद्य पदार्थों जैसे कि फल, बिस्कुट्स, अनाज, गेहूं, चावल, सोयाबीन, बेसन, तेल, चीनी, मसाले सहित पका हुआ भोजन तुरंत मुफ्त बांटा गया।